तो आज इस वीडियो में हम करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के प्रीवियस 12 ईयर्स क्वेश्चन। अब आप बोलोगे 12 ईयर्स, हाँ 12 ईयर्स, तो पिछले 12 सालों में जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है वही सब हम करने वाले हैं। और ये करने के लिए मैंने 3 दिन लगाए पूरा। आपको क्या करना पड़ा, मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर जितना भी है प्रीवियस ईयर का सबका क्वेश्चन पेपर निकालना पड़ा, उसके बाद उसको एडिट करना पड़ा और एज इट इज़ वही जो क्वेश्चन है वही उठा के इधर डालना पड़ा। तो बहुत काम किया है मैंने इस वीडियो पे। तो प्लीज़ आप एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम देखेंगे 2011 से, और 2011 में हमें MCQ पूछा गया है। क्या है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। और ये हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो फीमेल एलिगरी के ऊपर क्या ट्रू नहीं है, क्या नहीं है? शी वॉज नेम मैरियन, तो उनका नाम मैरियन था, बिल्कुल था। शी टुक पार्ट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन्होंने पार्ट थोड़ी ना लिया था, वो एक पार्ट थोड़ी ना ली थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो थोड़ी ना कोई इंसान बन के गई थी। वो तो क्या है, हमने क्या किया है, ऐसे ही बनाया है। वो क्या दिखाती है, इक्वालिटी को दिखाती है, ये सबको यूनिटी दिखाती है, नेशनल यूनिटी दिखाती है। लेकिन वो असली में कोई इंसान तो नहीं है जो जाके लड़ाई की थी। तो मतलब क्या है, ऑप्शन बी हमारा नॉट ट्रू है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बी, शी टुक पार्ट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली के यूनिफिकेशन से पहले इटालियन प्रिंसली हाउस को कौन रूल करता था? तो सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि सार्दिनिया पिडीमोंट जो है वो क्या था, इनको रूल करता था। तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा सार्दिनिया पिडीमोंट, क्योंकि अगर अभी तक आप चैप्टर पढ़ लिए होगे तो आपको जुबान पे होगा आंसर। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड देखो क्या दिया है, 2011 का ही क्वेश्चन है और ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था और 30 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था और 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए थे। एक्सप्लेन एनी 4 आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। तो लिबरल नेशनलिस्ट के 4 आइडिया बताने हैं। किस स्पीयर में बताने हैं? इन द इकोनॉमिक स्पीयर। इकोनॉमिक स्पीयर में लिबरल नेशनलिस्ट के क्या आइडिया थे, उनका क्या सेंटीमेंट था, या फिर बोल सकते हो वो क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द 4 आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्पीयर वेयर। तो 4 आइडिया हमें बताने हैं। क्या क्या था कि देखो, लिबरल नेशनलिस्ट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। उनका पहला मेन एम था कि उनको मार्केट का फ्रीडम चाहिए, साथ ही साथ एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। अब क्या होता था, जब वो एक जो सामान है एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा क्या था, टैक्सेस लगता था। तो क्या करना था उन्हें, वो सब रिस्ट्रिक्शन से हटना था, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये उनका क्या था, एक बोल सकते हैं मकसद था। सेकेंड क्या था, दे फॉर्म द कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन इन प्रूशिया इन 1834। तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक जोल्वेरिन कस्टम यूनियन बनाया था 1834 में, जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट को ज्वाइन करते हुए, एडवांसिंग द कॉज ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने के लिए ये जोल्वेरिन बनाया गया था। अभी क्या था, इसका काम क्या था जोल्वेरिन का, कि देखो द यूनियन अबॉलिश ट्रैफिक बैरियर्स। तो जितने भी ट्रैफिक बैरियर्स, जितने भी जो बैरियर्स है जो बीच में लगते हैं जब कोई बोल सकते हैं एक्सचेंज होता है, वो सबको हटाता है। साथ ही साथ एंड द रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो देखो पहले क्या हुआ करता था, एक ही रीजन में अलग अलग करेंसी चलती थी, तो वो सबको हटा के क्या कर दिया गया, 30 से करेंसी 2 पे लाई गई। अब 2 करेंसी में ही एक्सचेंज होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, दे स्टूड फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज विच इम्प्रूव मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। तो उन्होंने रेलवे का जो है उसको भी इम्प्रूव किया, जिससे क्या हो जाएगा, सब जल्दी से आसान प्रोसेस में उनका काम हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हम 2012 के क्वेश्चन में। 2011 में 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप ही बताओ कि इतने सारे चैप्टर्स हैं तो कैसे एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन डाल देंगे। तो 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था 2011 के पेपर में। अब 2012 में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, जो हमारे नेशनलिज्म इन यूरोप का जो बुक है, मतलब जो चैप्टर है, उसके फर्स्ट पेज पे ही हमें क्या दिया गया था, फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग दी गई थी। 4 प्रिंट्स जो बताती है, विजुअलाइज करती है ड्रीम को। किसका ड्रीम था वो, फ्रेडरिक सूरियो का। तो आंसर सिंपल सा है, फ्रेडरिक सूरियो। ये तो आपको आना चाहिए। देखो इतने सिली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको CBSE में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके ये बना गया है PDF। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो
3 मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2012 का ही क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए मैप भी ले लिया है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और आपको ये भी बता दूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या रहता है, ऑल इंडिया सर्कुलेट होता है। तो आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10th का, तब उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख के आएगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली कैसे यूनिफाई हुआ था उसका एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज एज फॉलोइंग। तो अब देखते क्या क्या थे। फर्स्ट देखो, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, ऑफ विच ओनली वन सार्दिनिया पीडीमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। अब क्या हुआ था, इटली अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ था, डिवाइडेड था। तो 1850 के टाइम पे क्या हुआ था, इटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो देखो चार मेजर पार्ट थे। कौन से 4 पार्ट थे? ये 4 मेजर पार्ट थे। ये दिख रहा होगा जो सर्कल किया हूँ मैं, नॉर्थ का, साउथ का, मिडल का और ये लेफ्ट वाला। तो ये 4 पार्ट थे मेजर। अब क्या हुआ, इटली अलग अलग किंगडम्स में इधर डिवाइडेड था। तो एक जो था सार्दिनिया पीडीमोंट, जहाँ मेरा माउस दिख रहा है आपको, ये जगह है सार्दिनिया पीडीमोंट। यहाँ एक किंग रूल करता था जिसने पूरे इटली को यूनिफाई किया था, इसलिए हम इसका बात कर रहे हैं। तो कौन था ये था सार्दिनिया पीडीमोंट और प्रिंसली हाउस था ये। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यही फर्स्ट पॉइंट था जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो अब अलग अलग जगह के बारे में बताई जा रही है। जैसे देखो, नॉर्थ जो था वो हैब्सबर्ग के अंडर था, बीच वाला जो था वो पोप के अंडर था, और जो साउथ वाला था वो था बॉर्बन किंग के अंडर में, जो स्पेन का है। तो ये चारों पार्ट के बारे में हमें बताया गया है। अब थर्ड देखो, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्टेड विद द सीक्रेट सोसाइटी फाउंड बाय गुजीपी मजीनी लाइक द यंग इटली एंड द यंग यूरोप। अब क्या हुआ था, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जो गुजीपी मजीनी था उन्होंने क्या किया था, अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, और भी बहुत लोग ने बनाई थी। तो गुजीपी मजीनी ने क्या किया था, यंग इटली बनाई थी और यंग यूरोप बनाई थी। यंग इटली कहाँ बनाई थी और यंग यूरोप कहाँ बनाई थी, आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे की बात। आगे क्या दिया है, आगे दिया है चीफ मिनिस्टर केवियर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France and Sardinia Piedmont succeeding in defeating the Austrian force in 1859। अब क्या हुआ था, जो सार्दिनिया पीडीमोंट ये जो जगह है, यहाँ का किंग ने क्या बोला कि मैं इटली को यूनिफाई करूँगा ताकि ये पूरी जो इटली है वो मेरे अंडर आ जाए और अलग अलग जो मोनार्की है वो छोड़ के भाग जाएँ। तो उसने क्या किया, उसने ये काम अपने चीफ मिनिस्टर को सौंप दिया था, वो था केवियर। तो ये जो केवियर था उसने कहाँ यूनिफाई कराया था, उसने हैब्सबर्ग जो ऊपर का पार्ट है उसको फ्रांस की मदद लेके यूनिफाई कराया था 1859 में। तो यही दिया है ये पॉइंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है, गैरीबाल्डी विथ हिज आर्म वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट डिफीटेड द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन फ्रीइंग द किंगडम ऑफ टू सिसिल। अब देखो क्या हुआ था, गुजीपी गैरीबाल्डी जो था उसने क्या किया था, ये जो देखो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, इधर कौन रहता है, इस जगह को बोला जाता है किंगडम ऑफ टू सिसिल्स। तो इधर जो बॉर्बन किंग थे स्पेन के, कब्जा करके जो रखे थे, उनको हटा दिया गया उधर के, क्या बोल सकते हैं, उधर के लोगों द्वारा, उनके आर्म वॉलंटियर्स के द्वारा गैरीबाल्डी ने मिलके हटाया। तो क्या हुआ था, ये जगह आ गई थी उनके अंदर, ये जगह आ गई थी। जो मिडल वाली जगह थी वो आपके बुक में दिया नहीं गया है, तो भी मैं बता दूं, मिडल वाले खुद ही डर के भाग गए थे। वो सोचे कि हमारे ऊपर हमला होगा, उससे पहले ही वो भाग गए थे। तो इस तरह क्या हुआ था, इटली यूनिफाई हुआ था। तो लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, इन 1861 विक्ट्री इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली मतलब पूरी इटली यूनिफाई हो चुकी है। अब कौन था विक्ट्री इमैनुअल II, इधर का ही किंग था। कहाँ का किंग था, सार्दिनिया पीडीमोंट का। ये क्वेश्चन समझ गया होगा आशा करता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यही हमें 2012 में पूछा गया है 5 मार्कर। क्या है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप। अब कल्चर ने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्या बोल सकते हैं, नेशन को इक्वालिटी लाने में, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी आइडिया बताने में कि ये हमारा देश है, ऐसा चीज़ करने में कल्चर ने कैसे रोल प्ले किया, नेशनलिज्म की भावना को कल्चर ने कैसे सपोर्ट किया। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, कैसे किया, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। अब इसका मतलब क्या है,
कल्चर को क्या किया उन लोग ने, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक इस फॉर्म में पूरा एक्सप्रेस किया, जिससे क्या हो नेशनलिस्ट फीलिंग दिखाई दे, सबको एकजुट किया जा सके। क्योंकि क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर पे इन लोग ने क्या किया, वार किया था। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी उन लोग ने फॉलो की। उससे क्या हुआ कि कल्चर के बेस पे क्या हो, बोल सकते हैं सबको इक्वल कर दिया जाए, मतलब नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर जगाई जाए। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, क्या होता था उस टाइम पे ना, साइंस का ज़्यादा चलता था, सब लोग साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो क्या हुआ, रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोइट्स थे उन लोग ने बोला वो करो तुम साथ साथ, लेकिन उन लोग ने इमोशंस को क्या कर दिया, बोल सकते हैं सपोर्ट किया, फोकस्ड किया लोगों की इमोशंस पे, मतलब सबको एकजुट करने के लिए लोगों के इमोशन को मतलब बोल सकते हैं गहरा वार किया, जिससे क्या हो लोग उनके सपोर्ट में आ जाए, सब लोग के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग जग जाए, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी सबके अंदर आ जाए। तो ये है 3 पॉइंट। अब देखते हैं 2 पॉइंट और, क्योंकि 5 मार्क्स का पूछा गया है। और क्या दिया है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. दास वोक, दास वोक मतलब क्या है, वोक मतलब हो गया जर्मन के पीपल, और दास मतलब ये जो आइडियोलॉजी बताई गई है। मतलब क्या हुआ, जर्मन के जो पीपल थे, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एकजुट करने की कोशिश की थी, कॉमन पीपल के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने की कोशिश की थी, और इसे बोला गया था दास वोक। इट वॉज तो फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्रीज एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। तो नेशन की जो स्पिरिट है उसको कैसे उन लोग ने एकजुट किया, फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक पोइट्रीज के द्वारा, फोक डांसेस के द्वारा सबको एकजुट किया। 5th पॉइंट क्या दिया है, द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर्स वॉज यूज टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वेर मोस्टली इलिटरेट। अब क्या हुआ करता था, उस टाइम पे सब लोग लिटरेट तो नहीं रहते थे, मतलब सब पढ़े लिखे हुए तो नहीं रहते थे, और कुछ क्या थे, डिसेबल्स भी हुआ करते थे, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता हो, ऐसे लोग सुनाई नहीं देता हो। तो क्या हुआ, उन सबको समझाने के लिए, उन सबको मतलब बोल सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए क्या किया गया था, फोक डांसेस, फोक लोर्स का सहारा लिया गया था, अलग अलग लैंग्वेजेस के द्वारा ये सब क्या किया गया था, बोल सकते हैं इक्वालिटी लाई गई थी सब में, क्योंकि सब लोग उधर के लिटरेट नहीं होते थे, तो सबको नहीं समझेगा ना कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो रोमांटिसिज्म था उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये था हमारा 5 पॉइंट का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2013 पे पहुंच गए हम। 2013 में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब वापस आपको बोल रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना। अब ग्रीस को कौन सी ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया था, मतलब बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस किस ट्रीटी के द्वारा मिली थी, वो थी हमारी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, आपको भी पता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब आप सोचो कि 2012 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और 2013 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या है, ये हम अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, तो आप उधर से देख सकते हो, या आपने अभी जस्ट किया है, तो देखो 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी पीछे करके आए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, 2014 में पहुंच गए, 2013 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन इतने कम क्यों पूछे गए हैं, एक रीज़न है कि आपको इतने सारे चैप्टर्स दिए जाते हैं, तो क्या हुआ, इतना अगर इस चैप्टर का ही वेटेज रख देंगे तो बाकी के 70 मार्क्स कहाँ जाएंगे, इसलिए क्या किया गया है, हर एक चैप्टर को इक्वली वेटेज दी गई है, या फिर मतलब बोल सकते हैं सब चैप्टर डालने के लिए क्वेश्चंस कम किए गए हैं। अब 2014 का देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम वेर सेट अप इन 1815 इन यूरोप। कौन से टाइप की कंजर्वेटिज्म रिजीम जो सेटअप हुई थी 1815 में के बाद, तो ऑटोक्रेटिक हमको पता है, सिंपल सी बात है, ऑटोक्रेटिक जो रिजीम थी 1815 के बाद सेटअप हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सप्लेन द कंडीशन दैट वेर व्यूड एज एन ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो देखो 19th सेंचुरी में जो कमर्शियल क्लास है उन्हें क्या ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ रहा था, कि इस बारे में, इकोनॉमिक एक्सचेंज के रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो
द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट को फ्रीडम नहीं था। साथ ही साथ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल, तो क्या हुआ करता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे बीच में, जिसकी वजह से क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे, अलग अलग जगह पे थोड़ी दूर जाके और टैक्सेस पे करना पड़ता था, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे उनको क्या करना पड़ता था, टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ते थे, उसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पाता था। साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंस इन करेंसी वेट एंड मेजरमेंट, अब क्या था, अलग अलग वेट और मेजरमेंट अलग अलग जगह लगाए गए थे, उसकी वजह से क्या होता था, वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था कैलकुलेट करने में, कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन करने में करेंसी को। तो ये सब क्या था, एक ऑब्स्टेकल की तरह था, तो यही हमें बताना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है क्या, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी हैड लो एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वहाँ का जो फर्स्ट हाफ था, मतलब 19th सेंचुरी की पहले की बात, मतलब बोल सकते 1800 से लेके 1900 तक की बात बोल दी जा रही है। 19th सेंचुरी क्या होता है कि 1800 से लेके 19th सेंचुरी तब उधर क्या हुआ था, पॉपुलेशन कम था, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, ये हमें 5 मार्क्स का पूछा गया था 2014 में। क्या है क्वेश्चन, हाउ हैड रिवॉल्यूशनरी स्प्रेड देयर आइडिया इन मैनी यूरोपियन स्टेट आफ्टर 1815। अब जो रिवॉल्यूशनरी ने, मतलब जो लोग थे, जो बोल सकते नेशनलिज्म की आइडिया जो है कैसे पूरे यूरोपियन स्टेट में फैल गई 1815 के बाद, तो कैसे, वही हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखो, मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, या तो आप थियरी पे लिख सकते हो, मतलब ऐसे 2 थियरी पे लिख सकते हो, या फिर आपको पॉइंट में बता देता हूँ, दोनों में से एक चीज़ आप अपना सकते हो। तो देखो, आफ्टर 1815 मेनी लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड फॉर द फियर ऑफ रिप्रेशन। अब क्या हुआ था, उन लोग हार गए थे, क्या हुआ था, नेपोलियन हार गया था, तब क्या हुआ, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड चले गए, मतलब क्या हुआ, छुप गए थे। क्यों छुपे थे, क्योंकि क्या करना पड़ा, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो उनको पता है कि वो पिट जाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो गया, वापस कंजर्वेटिव वापस रिस्टोर हो गए हैं। तो दे फाउंडेड मैनी अंडरग्राउंड सोसाइटी, तो उन लोग ने क्या करके छुप के ही बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो क्या हुआ, उन लोग ने 2 सोसाइटीज़ बनाई थी। अब कौन ये बनाया था, आप ज़रा बताना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये गुज़ीबी मजीनी ने जैसे सोसाइटीज़ बनाई थी, वैसे ही लाखों लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई थी। क्या करने के लिए, नेशनलिज्म के आइडिया को और प्रमोट करने के लिए। यंग इटली मर्सलीज में बनाई गई थी, यंग यूरोप बर्न में। उसके बाद फॉलोइंग द सेम मैनी सीक्रेट सोसाइटीज़ वेर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। अब क्या हुआ, नेशनलिज्म की आइडिया को और आगे बढ़ाने के लिए ये जो थी सीक्रेट सोसाइटीज़ अलग अलग जगह पे बनने लगी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, अलग अलग जगह पे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, और क्या था, लैंग्वेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, या फिर बोल सकते हैं जो रोमांटिसिज्म था उसने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट में कैसे, देखो ऐसे, दोनों में से एक ही लिखना है। दे एस्टैब्लिश मेनी सीक्रेट सोसाइटीज़ टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडिया, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, और इन दोनों के बीच में और लगा देना कि उन लोगों ने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी जिसकी वजह से अपना जो आइडिया है रिवॉल्यूशनरी का वो स्प्रेड कर सके। साथ ही साथ दे अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वेर इस्टेब्लिश आफ्टर द वीना कांग्रेस, तो जो बोल सकते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है उनको वो अपोज करते थे। अब थर्ड देखते हैं क्या दिया है, दे फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो अब देखो, एक बार उन्होंने देख लिया था कि नेशन स्टेट कैसा होता है, सबको फ्रीडम मिलती है, तो उन्होंने डिमांड किया लिबर्टी की, फ्रीडम की, और साथ ही साथ एक नेशन स्टेट बनाने की। फोर्थ क्या था, गुज़ीबी मज़ीनी फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटी लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ फ्रैगमेंट इटली। तो इटली को यूनिफाई करने के लिए गुज़ीबी मज़ीनी जो था उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ क्या है, फॉलोइंग मज़ीनी मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। तो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी जो बनाई गई थी गुज़ीबी मज़ीनी द्वारा, वैसे ही अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ अलग अलग देशों में बनाई गई। तो ये था हमारा 5 पॉइंट का आंसर। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो जो मैंने पहले आपको बताया पैरा में वैसे वो लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये 2015 का क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का मेन एम क्या था, सिंपल सी बात है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा आंसर लिखेंगे नहीं। तो देखो 2011 से लेकिन 14 तक क्या हुआ था, आपको MCQ दिए जाते थे। तो देखो आपने देखा होगा MCQ 1 मार्क्स का, लेकिन 2015 में आके आपको थियरी पूछा गया।
तो क्या है ये मेन एम क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का, वो क्या चाहते थे? तो उनका मेन एम क्या था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाए, अपोज किया जाए, और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच के जो लोग हैं उनके अंदर लाई जाए और एक नेशन स्टेट बनाया जाए। तो ये था उनका आइडिया। तो आप लिखोगे कैसे? द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉज टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज किया जाए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल, और फ्रेंच पीपल के अंडर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई जाए। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, 3 मार्क्स का पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप, एक्सप्लेन। तो देखो हम लोग ने 2011, 12 और 13 यही सेम क्वेश्चन देखा था 5 मार्क्स पे, लेकिन इधर 3 मार्क्स पे है। कल्चर के द्वारा कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ ये हमें पूछा गया है। तो देखो लिखोगे कैसे? कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग उसके बाद बोल सकते हो, इधर लगता है कट गया थोड़ा सा, क्रिएटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग, आप लिख सकते हो नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप। एग्जाम्पल देंगे, द आइडिया ऑफ द नेशन, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। अब देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुआ है, आप सही कर देना। देखो कैसे इन लोगों ने क्या किया था, कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत सारे आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरीज, ये सब चीज़ों की मदद से क्या हुआ था, नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर जगाई गई थी। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो लोगों के अंदर क्या है वो सेंटिमेंट जगाने के लिए, कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए रोमांटिसिज्म ने कल्चर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कैसे? वो था आर्ट्स के द्वारा, पोइट्रीज के द्वारा। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे साइंस पे कम फोकस करके उन लोगों ने किस पे फोकस किया था, लोगों के इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और लोगों की फीलिंग्स पे। तो ये सब इधर सॉफ्ट कॉर्नर पे उन लोगों ने क्या किया था, वार किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों में जगी। अब देखो थर्ड क्या दिया है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल, दास वोक। ये सेम पॉइंट मैंने 2013 का जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक्सप्लेन किया था, तो भी वापस एक बार कर दे रहा हूँ। क्या हुआ था, दास वोक क्या था, हमने देखा कि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप कर आई थी, किसने, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने, जर्मनी में। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्रीज एंड फोक डांसेस। किसके द्वारा, फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक पोइट्री और फोक डांसेस के द्वारा, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। तो नेशन की जो स्पिरिट है वो पॉपुलराइज हो गई। सिंपल सी बात है। ये 3 पॉइंट का आप आंसर लिखोगे, 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखो उतने बड़े आंसर को आप कैसे छोटा कर सकते हो वो आपको देखना है, क्योंकि देखो अगर 5 मार्क्स का पूछा जाए तो आप बड़ा लिखोगे, 3 मार्क्स का पूछा जाए तो छोटा लिखोगे, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स का पूछा गया तो बहुत ज़्यादा पॉइंट लिख के आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 2015 का 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। तो फ्रेंच पीपल के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, बोल सकते ये हमारा देश है, ऐसी भावना लाने के लिए क्या किया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिया था ये करने के लिए, ये हमें बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये आप लिखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब आप पॉइंट्स दोगे, कैसे कैसे पॉइंट्स। फर्स्ट कौन सा है, द आइडिया ऑफ फादरलैंड, ला पैट्री, सिटीजन्स, ली सिटियन वेर स्प्रेड टू ब्रिंग द नोशन ऑफ अ यूनिटी कम्युनिटी हैविंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है अच्छे से समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, उन लोग ने ला पैट्री लगाई थी। ला पैट्री मतलब क्या होता है, फादरलैंड की जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, वैसे ही इन लोग क्या बोलने लगे कि फ्रांस हमारे पिता है, ऐसा बोलने लगे। साथ ही साथ सिटीजन्स को क्या किया गया, इक्वल राइट्स दी गई अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही सब काम करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं रहेगा, सब कॉमन पीपल रहेंगे, उनको इक्वल राइट्स रहेगी, कोई स्टेट नहीं रहेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, ऐसा कर दिया गया। सेकंड देखते हैं, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज चूजन ऑफ ट्राई कलर टू रिप्रेजेंट द नेशन एंड द रॉयल स्टैंडर्ड वॉज रिमूव। तो रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था राजा का, उसको हटा दिया गया और इक्वालिटी लाने के लिए कि ये हमारा देश है ऐसा दिखाने के लिए उन लोग ने ट्राई कलर फ्लैग चूज़ किया था, न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया था।
थर्ड देखते हैं, द स्टेट जनरल बिकम द नेशनल असेंबली। तो पहले जो स्टेट जनरल हुआ करता था, जहाँ वोटिंग वेटिंग सब होता था, उसको नेशनल असेंबली कर दिया गया, बना दिया गया। और साथ ही साथ अब क्या वो करता था, पहले जो राजा के अंडर मंत्री है वो सब करते थे, लेकिन अब कॉमन पीपल के हाथ में इलेक्ट करने का पावर आ गया है। एक्टिव सिटीजन्स क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हेम स्टार्टेड टू कंपोस्ट। तो अलग अलग शपथ लिए, शपथ नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि जो गाने होते हैं ना, जो नेशनल सॉन्ग होते हैं, जैसे जन गण मन हमारा है, तो उधर भी नए नए हेम्स लगाए गए, बनाए गए। ओट्स टेकन मतलब क्या किए, अलग अलग शपथ लिए गए। मार्टरी वेर कोमेमोरेटेड टू एम्फसाइज द आइडिया ऑफ अ नेशन। तो क्या किया गया, जो भी लोग शहीद हुए थे फ्रांस को आज़ाद दिलाने के चक्कर में, उनको याद किया गया, उनको सैल्यूट किया गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर रिमूव्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। अब क्या किया गया, जो पहले कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, तो उन्हें क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट और मेजरमेंट का, कि अब एक टेरिटरी होगी उसके अंदर सेम वेट और मेजरमेंट चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 2016 का हमें दिया है क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो 1861 में कौन किंग बन गया था? सिंपल सी बात है, हमें पता है कि विक्ट्री इमैनुअल जो था वो किंग बन गया था यूनाइटेड इटली का 1861 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, द डिकेड ऑफ 1830। एक मिनट, और हम क्वेश्चन के पीछे जाते हैं। ये विक्ट्री इमैनुअल जो है वो 2 है, विक्ट्री इमैनुअल 2, शायद इधर 2 लगना भूल गया है, तो विक्ट्री इमैनुअल 2 आप लिख देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द डिकेड ऑफ 1830 हैड बॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। तो 1830 के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का सिचुएशन यूरोप को फेस करना पड़ा था। तो वही हमको बोल सकते हैं पॉइंट्स द्वारा स्टेट करना है या सपोर्ट करना है इस स्टेटमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेम पॉइंट इधर लिख दिया गया है पहले इंट्रो देने के लिए, कि द डिकेड्स ऑफ 1830 हैड बॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप एंड और क्राइसिस इन यूरोप। द फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो ये सपोर्ट को बोल सकते हैं, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं। क्या है वो, इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। तो 1813 के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। साथ ही साथ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो क्या हुआ था, सब लोग क्या करने लगे, रूरल एरिया से आके सिटीज़ में आने लगे, ताकि उनको जॉब भी मिल जाए, थोड़ा कमा ले। लेकिन क्या हुआ, इतने लोग आ गए थे कि क्राउड हो गया था पूरा उधर, और सबको जॉब नहीं मिल पा रही थी, सब कमा नहीं पा रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टर्स। तो क्या हुआ था, जो क्या कर रहे थे, बहुत लोग क्या थे, हम लोग के देश में इंपोर्ट हो रहा था। इंपोर्ट के चलते क्या हुआ, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, हम लोग के देश में नहीं, सॉरी, यूरोप में क्या हो रहा था, बहुत जगह से इंपोर्ट हो रहा था। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। ये चक्कर था इकोनॉमिक हार्डशिप का सिचुएशन। और ये देखो 4th पॉइंट एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 पॉइंट का क्वेश्चन था, तो 4 पॉइंट ले लो, कोई एक रिमूव कर देना। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो क्या हुआ था, खाने को कमी थी, खाने को बहुत ज़्यादा कमी थी, और साथ ही साथ क्या हुआ था, इसकी वजह से फूड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों के पास जॉब भी नहीं था। और ये बहुत बोल सकते हैं वाइड स्प्रेड एंगर का सिचुएशन बन गया था, इसलिए बोला गया था हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट वाला ये सिचुएशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा है कि नेपोलियन ने क्या चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जब वो क्या हुआ पावर में आया था, तो क्या क्या अच्छे अच्छे रैशनल चेंजेस लाए थे, तो वही हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो जो इधर क्वेश्चन में लिखा है वही हमने सेम चीज़ इधर उतार दिया है, तो एक्सप्लेन करने की मुझे इधर कोई ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट्स देखते हैं। ऑयल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वेर रिमूव्ड। तब क्या हुआ था, जो भी पहले लोगों को प्रिविलेजेस मिलता था कि कोई राजा के घर में जन्म लिया तो वो क्या रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा,
कोई गरीब घर में जन्म लिया तो क्या रहेगा, उसको कोई भाव नहीं देगा, ऐसा हुआ करता था। तो सबको इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दी और ये जो चीज़ था बर्थ के बेसिस पे उसको रिमूव कर दिया गया। सेकंड क्या किया गया, ही हैड इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, सब लॉ के अंडर ही काम करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, बोल दी गई। पहले क्या होता था कि राजा को अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद है या फिर कोई भी झगड़ा मार करके प्रॉपर्टी किसी की भी छीन लेता था, तो अब ऐसा नहीं होगा, जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी प्रॉपर्टी ही रहेगी, कोई छीन नहीं पाएगा। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वेर मेड, तो क्या हुआ, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स लाए गए। फ्यूडल सिस्टम वॉज abolished एंड freed peasant फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, तो क्या हुआ, जो फ्रीडम सिस्टम चला रहा था बंधुआ मजदूरी का, उसे बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो पीजेंट थे उन्हें सर्वडम मतलब बोल सकते हैं, और ड्यूज से जो पुराने काम या फिर बोल सकते जितने भी ड्यूज थे उनके सब चीज़ को माफ़ कर दिया गया और बोल दिया गया जाओ अब नई आज़ादी जियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड, तो जो भी उनको रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे मूवमेंट पे गुड्स के, मतलब ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी कर दिया कम। अब आगे क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, तो क्या किया गया, जितना भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो भी इम्प्रूव किया गया। साथ ही साथ आर्मी को भी इम्प्रूव किया गया था, ये भी लिख सकते हो आप। कितना पॉइंट लिखोगे 5 में, बस करो इतना ही लिखो। तो देखो ये हम लोग ने 2016 तक किया है। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो अब क्या करते हैं, अब एक पार्ट 2 बना देता हूँ मैं सोचा था इस वीडियो में हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा हो गया, लेकिन मेरे को लगता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे बाकी का जो भी 17 से लेकर 22 तक जितना भी क्वेश्चन है, 21 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है।